हेलो एंड वेलकम टू द रियल एसेट शो ऑन CNBC आवाज़। बहुत बहुत स्वागत है आपका तहे दिल से इस शो में, जो कि अब मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी पसंद बन चुका है, क्योंकि आपके काफ़ी अच्छे कमेंट्स, आपके काफ़ी अच्छे विचार हमें लगातार मिल रहे हैं। ये कीजिए, वो बताइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। और फिर हाजिर है लेकर एक और एपिसोड, और ये एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खास होने जा रहा है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बार हम एक ऐसी चीज पर फोकस कर रहे हैं रियल एस्टेट की, जो आपको लगेगा कि ये तो हमेशा से थी, लेकिन नजर अब आने लगी है। बात शुरू होगी तीर्थ स्थलों से, यानी कि स्पिरिचुअल टूरिज्म से। हो सकता है आप में से बहुत सारे दर्शक जो अभी हमें देख रहे हैं, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में इस तरह का कोई टूर किया हो, जहां पर वो किसी तीर्थ स्थल पर गए हों, अयोध्या दर्शन करके आए हों, कुंभ मेला विजिट किया हो, केदारनाथ गए हों, या किसी भी और जगह गए हों, क्योंकि भारत भूमि में ऐसे स्थानों की कमी नहीं है। अब इसका रियल एस्टेट कनेक्शन क्या है, इस शो में ये बात क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि पिछले एक दशक में और अभी अभी पिछले 3 से 4 साल के अंदर ये चीज़ बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुई है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी बड़ा हब बन चुके हैं। और जब भी ऐसा होता है तो रियल एस्टेट का प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आ गई आई थिंक आपको बात समझ में। तो आज इसी एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे कि ये जो हमारे तीर्थ स्थल है, जहां पर हमारी श्रद्धा है, आस्था है, भक्ति है, अब वहां पर बिजनेस कैसे इंटीग्रेट कर रहा है, और उस बिजनेस में रियल एस्टेट की एंट्री कैसे हुई है, और उसमें आपके और हमारे लिए क्या चीज़ है जो हम देख सकते हैं हमारे फायदे के लिए, हमारे काम के लिए। इनफैक्ट उसके कई सारे फैक्टर्स होंगे, और रियल एस्टेट में निवेश उसका एक और बिंदु होगा। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे, और ये बातचीत काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और इसके लिए जो दो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं उससे पहले एक छोटी सी वानगी आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये बातचीत हम क्यों कर रहे हैं, इन नंबर्स ऐसा क्या हमें देखने को मिला है। तो अगर वैसे तो बहुत सारे स्पॉट्स हैं इंडिया के अंदर जो अपने भक्ति के लिए या अपने इस टूरिज्म पोटेंशियल के लिए कि वहाँ पर लोग विजिट करते हैं श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ। लेकिन अगर मैं 4 या 5 पकड़ूं, आपके सामने शिरडी है। देखिए ये एक रिपोर्ट है जो बता रही है कि 2023 के मुकाबले 2024 में यहाँ जाने वालों ने जब उसे इंटरनेट पर सर्च किया, कितना इंक्रीज हुआ है। 181% का इंक्रीज है सर्च में, जिसे हमने नंबर 5 पे रखा है। नंबर 4 पर मथुरा आता है। मथुरा वृंदावन हमेशा से भक्तों के लिए एक बहुत प्रिय जगह रही है, लेकिन अगर हम 2 साल की बात कर लें, 223% का ऑनलाइन सर्च बढ़ गया है यहाँ जाने वालों का। उसके बाद है केदारनाथ। तो यहाँ पर तो भक्तों की जो भीड़ है वो कभी कम होती नहीं। फिर भी जो नए भक्त हैं, आप देखिए 322% श्रद्धालुओं की जो सर्च है इतनी इंक्रीज हुई है। उज्जैन में 359%। और इसके बाद जिस सिटी का नाम आता है आप समझ जाएंगे, अयोध्या। जी जी हाँ, ऑलमोस्ट 600% की इंक्रीज है, क्योंकि जब से राम मंदिर का निर्माण वहां पर हुआ है और जब से दर्शन खुले हैं, तब से हर कोई अयोध्या जाना चाहता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट एक साल के अंदर 600% की इंक्रीज आई। आप जस्ट ये जो नंबर्स आपके सामने हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ हो रहा है। अभी ऐसे बहुत सारे फिगर्स आपके सामने आएंगे जिन्हें देख के आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सो एक जस्ट एक स्नैपशॉट है जो मैंने आपको दिया। यहां से हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं, राइट। तो वो जो दो मेहमानों का मैं जिक्र कर रहा था, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे एक्सट्रीम राइट पर पंकज कपूर साहब, MD लाइसेंस फॉरास। बहुत बढ़िया बढ़िया रिसर्च लेके आते हैं, और एक ताज़ा रिसर्च उन्होंने इस पूरे स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर की है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, उस पर बात करेंगे। और इसमें जो रियल एक्शन कर रहे हैं रियल एस्टेट वाला, वो है मिस्टर अभिनंदन लोढ़ा, चेयरमैन हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा। और आप जो है अपनी जमीनों के लिए इस समय पूरे देश में जाने जा रहे हैं, लेकिन खास तौर पर इन स्थानों पर जमीनों का क्या महत्व है, क्या उसका मतलब है, वहां इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, क्या कुछ वहां चल रहा है कि वहां का रियल एस्टेट इतना ज्यादा उभर के सरफेस पर आ गया। अभिनंदन जी से हम वो रियल लाइफ एग्जाम्पल समझेंगे। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप दोनों की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल रिपोर्ट है, एक रिसर्च रिपोर्ट है, तो उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में चूंकि ये सारी बातचीत जिस आधार पर खड़ी है, जो मैंने अपने दर्शकों को बताया कि क्यों हमारा झुकाव इस तरफ अब इतना बड़ा, ये इतनी सर्चेस जो बढ़ गए, आप दोनों के कमेंट लूंगा। पंकज जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। ये जो फिगर्स अभी हमने यहाँ पे रखे, क्या रीजन है कि इसमें इतना बड़ा सर्च? देखिए भारत तो भक्तिभाव का देश हमेशा से है। आपके हिसाब से क्या कारण है कि पिछले 2 साल में ये नंबर्स इतने बढ़ गए? देखिए, इनेबलर्स रहे
और वो इनेबलर्स एक तो जानकारी के इनेबलर्स रहे, हमारे पास सोशल और कल्चरल अवेकनिंग आई, सोशल मीडिया ने उसके ऊपर काम किया, और साथ में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव रहे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म हो, जो अभी तक निगलेक्टेड था। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ की बात कर लीजिए तो वहाँ पे मेजर ड्राइवर जो है वो टूरिज़्म रहता था। हमारे यहाँ पे मेजर ड्राइवर जो है वो टूरिज़्म कभी रहा नहीं, क्योंकि कुछ एक सेलेक्टेड लोकेशन थी, वहाँ पे ही टूरिज़्म का महत्व दिखता था, लेकिन वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने कनेक्टिविटी, इंटरसिटी, इंट्रासिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया, और साथ में एक कल्चरल अवेकनिंग जो आपके, मैं जो बोलता हूँ कि एक मैं अपनी संस्कृति के बारे में इतना नहीं जानता था, जो मैंने लर्निंग पिछले 5 साल और 6 साल में की, वो मैंने उन यूट्यूबर को सुना। मैंने जो कुछ मुझे नहीं जानता था मैं उसको मैंने जाना। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यूट्यूब के थ्रू मैंने अपनी जो इंडिया का जो अपना वैदिक कैलेंडर आता है और हिंदू कैलेंडर आता है, इसमें कैसे दिन चेंज होते हैं, ये सीखा। राशि सोशल मीडिया सीखी, एक बड़ा इनेबलर है, आप कह अपने रहे हैं। कल्चरल को अपने कल्चर को पढ़ा। केदारनाथ के बारे में हमने जानने की कोशिश की। अच्छा सा ये देखा कि राम की जर्नी अयोध्या से लंका तक कैसे गई, बोला वो कौन सा टूर था, जी। वो कहाँ कहाँ वहाँ रुके। तो अगर इस तरीके की अवेकनिंग जो है वो एक तरीके से मोटिवेट करती है कि अब मैं जाऊँ उन जगहों को देखूँ, और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रमोशन हुआ है वो एक इनेबलर है। पहले इतने राइट, तो आप कह रहे हैं दो चीजें, एक तो ये जो तमाम तीर्थ स्थल हैं यहाँ पर जिस तरह की डेवलपमेंट हुई, इंफ्रा डेवलप हुआ, कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई, दिस इज वन थिंग। और जो दूसरी चीज है, आपने कहा कि सोशल मीडिया या जो भी इस माध्यम को हम कह लें, यूट्यूब कह लें, एक्सेट्रा, वहां से आपने जो चीजें देखी तो वो कनेक्टेड आपको और ज्यादा महसूस हुआ। राइट, अभिनंदन जी, चूंकि आप तो वहां पर रियल एक्शन में इन्वॉल्व हैं, पंकज जी ने एक पर्सपेक्टिव दिया, ये दो चीजें उन्हें इनको प्रभावित किया एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ रियल स्टेट पर्सन। आपको कौन सी चीजें वो लगी कि आपका ध्यान इन सब चीजों पर गया? देखिए विपिन जी, इसमें 2 बातें थी। पंकज जी ने जो कहा वो सारी बातों से मैं समर्थन करता हूँ, और उसके अलावा ये भी है कि करीबन 1000 साल बाद इस देश में जो हमारे खुद के संस्कृति के लिए एक लहर उठी है, और जो आज की युवा पीढ़ी है वो भी समझ गई कि हमको हमारी संस्कृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे दुनिया में भारत का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है पिछले 10 सालों में। उसकी वजह से अब हर जो युवा पीढ़ी वाला आदमी है वो सोचता है कि मैं आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। भारतीय होने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। तो भारतीय होने का मतलब क्या है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सोच कहाँ से आती है, इसके बारे में चिकित्सा होना और उसके बारे में उसके ऊपर कार्य करना, ये एक पद्धति बनती जा रही है, जिसके कारण और लोग अब इन सब सांस्कृतिक स्थानों पर जा रहे हैं। और जब सांस्कृतिक स्थानों पर जा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि सांस्कृतिक स्थानों पर आर्थिक विश्लेषण भी हो चुका है, इससे सांस्कृतिक नहीं रहे हैं। और ये जब लोग देखते हैं, जैसे कि आपने इस बार देखा होगा महाकुंभ में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर 15,000 करोड़ का निवेश किया। उसमें से 12,000 करोड़ का जो निवेश था, ये जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, उसमें था, रेड्स में, रोड्स में, रेलवेज़ में, इन सब चीज़ों में। और केवल 3,000 करोड़ का निवेश जो हुआ वो उन चीज़ों में हुआ जो यूज़ होकर, जिसको हम ओपेक्स बोलते हैं, वहीं पर संपन्न हो गई। ये 3,000 करोड़ के निवेश के बदले में 3,53,000 करोड़ का ग्रोथ यूपी की इकोनॉमी को मिला है। 65 करोड़ लोग बाहर से उत्तर प्रदेश आए हैं, और यदि 3,000 करोड़ के निवेश से 3.5 लाख करोड़ का कैपिटल चर्न किसी भी स्टेट में आता है, तो उसका मतलब है हमारी आर्थिक ग्रोथ, हमारी सांस्कृतिक ग्रोथ सब एक साथ में जुड़ चुकी है। एक पीढ़ी थी, मेरी पीढ़ी, जो ये सोचती थी कि राम मंदिर बनेगा, ये अपने आप में एक चमत्कार हो जाएगा। अब ये पीढ़ी है जो राम मंदिर के बनने के बाद के चमत्कार को समझ रही है, आर्थिक चमत्कार को। और ये जब साथ में आ रहा है, इसकी वजह से भारतीय युवा पीढ़ी, जो बहुत अच्छी बात है कि भारतीय युवा पीढ़ी बहुत प्रेम से और बहुत उत्साह से सांस्कृतिक जगहों पर जुड़ती जा रही है।
नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोनों ही एस्पेक्ट आप लोगों ने बताया। पंकज जी ने एक एस्पेक्ट बताया कि क्यों वहां पर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेकनिंग दोनों आपने जो उसका बिजनेस एंगल पकड़ा कि क्या हुआ वहां पर, किस चीज ने आपको एनेबल किया। कुंभ के उसका वाकई बहुत अच्छा उदाहरण है जहां पर हमने 66 65 66 करोड़ लोगों को आते हुए देखा। आई थिंक उसमें फॉरेन डेलीगेशंस भी थे, बहुत कुछ था और इतना बड़ा बिजनेस टर्न अराउंड। तो एक आपके पास हिडन पोटेंशियल था, आई थिंक वो अब ओपन होने लगा है। तो कुंभ इसकी एक बानगी है और इसकी जो दूसरी बानगी है जो शायद सबसे बड़ी इस समय, जैसे एग्जांपल कहते हैं, पोस्टर बॉय कहते हैं, दैट इज अयोध्या। तो अयोध्या में आपकी भी एक रिपोर्ट है, आपकी भी एक रिपोर्ट है। अयोध्या में ऐसा क्या बदला? राम मंदिर एक चीज है, मैं समझता हूं, अदरवाइज हम देख रहे हैं अयोध्या को तो हम जब से ये पूरा आंदोलन चला तब से पूरा देश जानता है, लोग तब भी जाया करते थे। अब अयोध्या में क्या ऐसा बदला? राम मंदिर तो बना बना, लेकिन उसके अलावा ऐसा क्या हुआ कि वो जो नंबर्स अभी हमें दिख रहे थे, ऑलमोस्ट 600% की सर्च, बहुत कुछ और भी हो रहा है जिस पे हम धीरे धीरे आएंगे, लेकिन राम मंदिर क्या वो टर्निंग पॉइंट है, या राम मंदिर से मतलब अयोध्या वो टर्निंग पॉइंट है जो अब ये पूरा जो हमारा सर्किट है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, जितने भी धार्मिक स्थल हैं या बड़े शहर हैं धार्मिक, वहां पर अब वो उसी तरह की हम एक पॉलिसी वाइज या एक तरीके का कल्चरल वाइज एक कॉपी देखेंगे उसकी। मेरे हिसाब से जो मंदिर है वो पहला ट्रिगर पॉइंट था और उसने गैल्वनाइज किया, क्योंकि हर एक की इच्छा हुई कि मैं जा कर के अब दर्शन करके आऊँ, माथा टेक के आऊँ, जो सालों से जो है वेट कर रहे थे। और जो भव्य मंदिर बना वो एक तरीके का मैग्नेट था और ये मैग्नेट गैल्वनाइज होता रहा, क्योंकि जिस तरीके का फ़्लो आया ये भी अनप्रेसिडेंटेड फ़्लो था, क्योंकि किसी ने भी अपेक्षा नहीं की होगी कि कुंभ में 60 करोड़ लोग चले जाएंगे और किसी ने अपेक्षा नहीं की होगी कि 160 मिलियन जो है वो अयोध्या में पिछले साल चले जाएंगे और इस साल का तो इस क्वार्टर में वो नंबर निकाल दिया। और ये गैल्वनाइज क्यों हो रहा है? जो आर्थिक जो रीज़न सर ने बताया वो ये है कि अगर आप 160 मिलियन को पकड़ लीजिए कि इतने लोग वहाँ गए और उन्होंने अगर 1000 रुपीज़ भी खर्चा किया तो ये करीब 100 बिलियन के करीब का इन्वेस्टमेंट हो जाता है एक जोग्राफी जिसकी एरिया 79 स्क्वायर किलोमीटर है। दैट्स इट। तो जिस तरीके का अगर रेवेन्यू अगर इस लोकेशंस के ऊपर आ जाता है तो वहाँ पे आर्थिक संपन्नता होती दिखाई देती है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए इस इनकम को रियल इस्टेट के प्राइस के हिसाब से, अगर आप 12% के हिसाब से इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करिए तो आपको लगेगा कि अगर 2019 में वहाँ का जो लैंड का भाव 5 लाख 10 लाख रुपए हुआ करता था, वो आज बढ़कर के जो है पर एकड़ 79 स्क्वायर किलोमीटर का एवरेज अगर हम देख लें तो वो बढ़कर के 4 करोड़ से 8 करोड़ रुपए पर एकड़ बनकर के आ गया। और ये उसकी रेवेन्यू और आर्थिक संपन्नता का जो है वो रीज़न है। और जब इस तरीके की आर्थिक संपन्नता होती है तो उसके साथ साथ जो है दूसरे अट्रैक्शंस भी आने चालू हो जाते हैं और ये अट्रैक्शंस बढ़ते चले जाते हैं। तो आप कहीं पे भी जाइए तो वहाँ पे आपके पास एक अट्रैक्शन नहीं रहता है। अगर वो अट्रैक्शंस गैल्वनाइज हो गया तो उसके साथ आपके पास दूसरे अट्रैक्शंस भी आने जाएंगे। तो एक मैग्नेट जो बन चुकी है और ये मैग्नेट जो है और बढ़ती रहेगी। शायद हमने इसका रियलाइजेशन जो है ये 2019 और 20 के बाद देखा, जिसमें हमारी कल्चरल अवेकनिंग हुई और साथ में जो पोटेंशियल रियलाइजेशन। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने बताई। मैं इसको लेकर अभिनंदन आपके पास आता हूँ कि चलिए एक आम व्यक्ति को तो रियलाइजेशन जब हुआ, लेकिन यू बीइंग अ बिजनेसमैन, अ रियल एस्टेट पर्सन, आपको ये रियलाइजेशन, ये पोटेंशियल कब पता चल गया था अयोध्या के बारे में? जी, हम अयोध्या जी 2020-2021 में जाकर ज़मीन खरीदना हमने शुरू कर दिया था और उसके पीछे हमारे 2-3 कारण थी, 2-3 सोच थी। एक सोच तो ये थी कि विपिन जी, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अयोध्या जी की जो हिस्ट्री है, अयोध्या जी की सांस्कृतिक हिस्ट्री 2000 या 5000 साल पुरानी नहीं है। ये सारी किताबों में आप यदि पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि अयोध्या जी जो है वो दुनिया की कल्चरल हब था। आज से 7-8 हज़ार साल पहले भी अयोध्या जी से राजकुमारी रत्ना जी साउथ कोरिया गई थी। आज से 5000 साल पहले भी बुक्स में सरयू रिवर का बारे में लिखा गया है। तो हिंदू कल्चर में और ग्लोबल कल्चर में अयोध्या जी का बहुत महत्व है, जो लास्ट 500-800 हज़ार साल से छुप चुका था। थोड़ा बहुत इसका हमको ज्ञात था। दूसरा, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या जी के आसपास कार्य कर रही थी,
और जिस स्पीड से वो गतिविधि चल रही थी, वो बहुत क्लियर था कि अयोध्या जी जो एक छोटा सा शहर था, वो कल का बहुत इम्पोर्टेंट मेट्रो बनने वाला है। और आप अभी भी देखेंगे तो पिछले 3 से 4 सालों में करीबन 80,000 करोड़ के सरकारी प्रोजेक्ट्स अयोध्या जी के आसपास शुरू हो चुके हैं, जिसमें से करीबन 32 से 35% एवरेज कंप्लीशन हो चुका है। और जिस स्पीड पे वहाँ पर काम चालू है, यदि वो कोई जाके वहाँ पर देखे तो समझ जाए कि सरकार की कितनी इच्छा है कि आर्थिक सांस्कृतिक रिवाइवल अयोध्या जी में हर तट पर दिखे। तो ये 2-3 चीज़ का मिश्रण जब हमने देखा तो बहुत क्लियर था कि भाई यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ एंड जॉइंट एक्टिविटी तीनों बहुत ज़्यादा स्पीड से आने वाली हैं। इसलिए हम अयोध्या जी में 2020-2021 में चले गए थे। राइट। तो ऐसी जगह पर जस्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जहां पर 2020 और 21 की, मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं हुई, अभी की बात है। और इनफैक्ट आपकी रिपोर्ट में मैं एक चार्ट देख रहा हूं जहां पर लैंड प्राइजेस की एक पूरी टेबल बनी है, और वो ये कहती है कि 2020 में जो आपने रेडियस वाइज निकाला है, 4 किलोमीटर का दायरा फ्रॉम राम मंदिर को सेंटर पकड़ के, उसके बाद 4 से 8 किलोमीटर का दायरा, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द अयोध्या। आपने कहा कुल 78 स्क्वायर किलोमीटर का वो टोटल सिटी है। तो शुरुआत में जो 2020 में शुरुआत का जो फर्स्ट है 0 to 4 किलोमीटर, उसमें जो जमीन 2,500 से 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पे थी, वो आज की तारीख में 12.5 से 15.5, 16, 17,000 रुपए तक चली गई। और जो जमीन उसके बाहर के दायरे की थी वो 1,600 और 3,200 रुपए, तो वो आज करीब 10,000 रुपए के आसपास, 7 से 10,000 रुपए के आसपास लैंड कमांड कर रही है। दोनों से मैं आपसे पूछूंगा। तो अभिनंदन, एक चीज तो हमें समझ में आती है कि कोई भी चीज जहां डेवलपमेंट हो रही है तो वहां पर भाव बढ़ते हैं जमीन के, लेकिन ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स 5x इतना हो गया। इतना पोटेंशियल आपने सोचा था कभी कि इतना ज्यादा होगा? देखिए 4 टाइम्स 5 टाइम्स तो शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन ये बहुत क्लियर था, बहुत समझ में आ रहा था कि 20 साल तक जिस रीजन में आजू बाजू में इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद ज़मीन के भाव बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, वहाँ पर जब बढ़ेंगे तो बहुत तेज़ी से एक साथ में बढ़ेंगे। और पंकज जी की रिपोर्ट में उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई, लेकिन दूसरी चीज़ जो नहीं बताई वो मैं बताना चाहूँगा कि ये 16-17 हज़ार का जो भाव आज बता रहे हैं, उस भाव पे भी अयोध्या में ज़मीन मिलती नहीं है। जो 2020-21 में शायद एक भाव पे ज़मीन की अवेलेबिलिटी थी, लोकल लोगों जब उस टाइम पे शायद इतना क्लियर नहीं थे, उनकी सोच थी कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 15 साल 20 साल 25 साल से उन्होंने एक पीढ़ा भी देखी हुई थी। अब वो पीढ़ा ख़त्म हो चुकी है। तो जो लोग पहले बेचने को तैयार थे, जो लोग सोचते थे भाई अयोध्या के बाहर जाके हमारा आर्थिक व्यथन ज़्यादा अच्छा होगा, अब वो सब बहुत क्लियरली सोचते हैं कि अयोध्या जी से बेटर कोई जगह है ही नहीं आर्थिक ग्रोथ के लिए। तो भाव भी बहुत बढ़ गए हैं, अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। और अभी सिर्फ जैसे पंकज जी ने कहा, लास्ट ईयर 16 करोड़ लोग आए, इस साल शायद इनकी रिपोर्ट बता रही है पहले 3 महीने में ही 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। और जिस गति से बढ़ता जा रहा है, ज़मीन मिलना बहुत मुश्किल है, और जो इसके पास ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक ग्रोथ ज़रूर देखेगा। जो आज 4x दिख रहा है, हो सकता है 2030 में इसी शो पे वो 15-16x दिखे। इनफैक्ट वो वाला ग्राफिक ज़रूर चलाएं जो ये रेट टेबल वाला है। और ये आपने कहा 15-16x हो जाएगी। अब बहुत सारे दर्शक जो इस समय शो देख रहे होंगे, उनको एक कन्फ्यूजन आ गया होगा, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि भाई आप ज़मीन जब देखें या कुछ और चीज़ें देखें तो क्या देखें, तो उसमें डेफिनेटली एक आर्थिक ग्रोथ की, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है, वहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ पर बाकी चीज़ें कैसी हैं, कौन सी मल्टीनेशनल्स आ रही हैं, क्या जीसीसीज वहाँ आ रहे हैं। अब क्या ये पैरामीटर, जैसे जब हम इस शो में बातचीत कर रहे हैं तो लोगों के मन में आएगा कि क्या मुझे अब ये देखना चाहिए कि कौन सा बड़ा धार्मिक स्थल है, कौन सी बड़ी वहाँ पर एक धार्मिक इवेंट होने जा रही है, या कौन सा वहाँ पे एक बड़ा रिलीजियस अट्रैक्शन है या तीर्थ स्थल है, तो मैं अब वहाँ ज़मीन देखूं क्योंकि वहाँ वो नंबर आउटपेस होगा बाकी के मुकाबले। ये कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, ज़मीन का भाव जो है वो उसके ज़मीन के रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आज पहले अगर 55,000 लोग की पॉपुलेशन है, लिविंग पॉपुलेशन जो है आपकी अयोध्या के अंदर 55,000 है। अब उसमें अगर मैं फ्लोटिंग पॉपुलेशन ऐड कर देता हूँ 16 करोड़ की, तो वो 16 करोड़ जो है ना एक 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 लार्ज बिगर देन मुंबई जैसे सिटी के ऊपर जो वेट आ रहा है वो आता हुआ दिखाई देता है आपको। और उनकी जो स्पेंडिंग पावर है
उसके बेसिस पे आपकी लैंड के भाव के अंदर एस्केलेशंस होता है। तो ये इसके रेवेन्यू का पोटेंशियल है, उसकी इनकम का पोटेंशियल है जो कन्वर्ट हो रहा है इस तरीके के प्राइस के अंदर। तो जहाँ जहाँ पे आपकी फ्लोटिंग पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, अगर लिविंग पॉपुलेशन नहीं भी बढ़ रही है वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और अगर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो है आपके लैंड के भाव बढ़ते हैं। अगर आप देख लीजिए कि आप हाई स्ट्रीट पे जाते हैं, एक शॉप की दुकान, एक शॉप है, उस शॉप के रेवेन्यू के बेसिस पे उस शॉप का भाव तय होता है। और यही चीज़ें जो है जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है अयोध्या के अंदर कर रही है, और मुझे लगता है ये दूसरे कल्चरल सेंटर्स के अंदर भी करेगी जैसे जैसे वहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो मेरा पंकज जी इसमें पूछने का सिर्फ ये था कि जब मैं इनेबलर पकड़ूं तो एक इनेबलर है जो कि धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, श्रद्धा से जुड़ा है, और दूसरा इनेबलर है जो एक रूटीन वाली आर्थिक प्रगति से जुड़ा है। जैसे किसी भी शहर को, किसी भी बड़े सेंटर को हम डेवलप होता हुआ देखते हैं। लेकिन अगर मेरे को इन दोनों में तुलना आपने करके बताया मुझे, लेकिन अगर मैं यहाँ बिल्कुल एकदम कंट्रास्ट आपसे पूछूं कि अब अगर मुझे चुनना है तो मैं किसको चुनूं, तो क्या यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ चेंज ऑफ रेट्स है या व्हाटएवर इंक्रीज है, जमीन का भाव, रियल एस्टेट का भाव, दूसरी चीजों का भाव, वो विज़ जो दूसरा रेगुलर इनेबलर है उसके मुकाबले ज्यादा है? देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी और शहर को इस तरीके का ग्रोथ होते हुए पॉपुलेशंस और फ्लोटिंग पॉपुलेशंस में कभी नहीं देखा कि वो क्रिटिकल मास होता है हर एक शहर के अंदर जो एक लोकेशन के एस कर्व की तरीके से चलता है। फ्लोटिंग पॉपुलेशंस लाना जो है ईजियर है, और यही कारण है कि जितनी भी अनडेवलप, जैसे गुड़गांव बना, तो गुड़गांव का जब शुरुआत हुई तो वहाँ पे 4 मॉल बन गए थे। वो 4 मॉल जो है वो दिल्ली शहर की सारी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते थे, और उसकी फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर आपके चारों तरफ का गुड़गांव का की संपन्नता बढ़ती चली गई। और यही मैं देखूंगा कि ये जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है ये ट्रिगर होगा ग्रोथ ऑफ ancillary services which will help increase in the living population। तो ये रिफ्लेक्सिव होते हैं एक दूसरे का। तो मेरे हिसाब से जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उसको क्रिएट करना जो है ईजियर है। आप कुछ भी अट्रैक्शन कर करके जो है उसका ड्राइवर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल एग्जांपल दे दें कि यूएस में मॉल ऑफ अमेरिका, मैं कभी गया नहीं देखने के लिए, लेकिन जो मैंने पढ़ा वो शहर से करीब कितने 100 किलोमीटर दूर पे है, लेकिन वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन जाती है क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा है, उसका अट्रैक्शन इतना बड़ा है, और उसके बेसिस पे वो उतना बड़ा एक इकोनॉमिक वेब तैयार हो गया जिसके बेसिस के ऊपर वहाँ होटल बन गए, वहाँ पे कितने दूसरे अट्रैक्शंस आ गए और वो गैल्वनाइज होता हुआ चला गया। तो मेरे हिसाब से जो कल्चरल सेंटर हैं इसकी प्रोपेंसिटी ऑफ इन ड्राइविंग द फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो ज़रूर करेंगे। बट यहाँ पे भी रैंक ऑर्डर चलेगा शायद कि किसका अट्रैक्शन ज़्यादा है, किसका वो हमें अभिनंदन बताएंगे, वो क्योंकि अभिनंदन के पास जो बाकी मैं दूसरा साइड बी बात कर रहा हूँ वहाँ पर भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं और अयोध्या जी जैसी जगह पर भी हैं। तो अभिनंदन, आप निकाल के कहाँ का अपडेट पहले देखते हैं कि अयोध्या में कितनी सेल हुई है बाकी जगह पे? नहीं, आपने जो सवाल पूछा उसमें पंकज ने जो कहा उसमें मैं 2-3 चीज़ मेरी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि क्या ये जितने सांस्कृतिक केंद्र हैं इसमें सरकार का भी बहुत फोकस है, और इन सब जगह एक साथ में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है, और भारत में पहली बार पर्यटन की तरफ भी सरकार का फोकस बहुत बढ़ चुका है। तो इन सब जगहों पे पर्यटन के लिए भी बहुत सारी नई नई गतिविधियां शुरू हो गई हैं। नए होटल्स बन रहे हैं, नए सेंटर्स बन रहे हैं। आप जानेंगे अयोध्या जी में अभी नई जेटी बनी है, सरयू की आरती का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, बाकी सब जगहों पर सांस्कृतिक केंद्रों पर भी ये सब हो रहा है। तो शायद जब सरकार का इतना फोकस किसी चीज़ पर रहेगा और पर्यटन नेचुरली वहाँ पर आएगा, तो इन सब जगहों का आर्थिक ग्रोथ, आर्थिक बढ़ोतरी यहाँ पर भारत के बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। ऐसा हमारी कंपनी का भी मानना है और ऐसा हमने देखा भी है पिछले पास्ट में। और अयोध्या जी की जो एक कहानी है वो शायद एक्सेप्शन है, लेकिन यही चीज़ वृंदावन में भी दिख रही है, यही चीज़ उज्जैन में भी दिख रही है, यही चीज़ शिरडी में भी दिख रही है। जैसे जैसे
जो नवयुवा युवा हिंदू है वो सब जगह अपने सांस्कृतिक रूट्स को ढूंढ रहा है, वो इस पूरे सर्किट को देखना चाहता है। और मेरा मानना ऐसा है कि जैसे जैसे ज़मीन की अवेलेबिलिटी कम होती चली जाएगी वैसे वैसे सब जगहों में आप ग्रोथ शिफ्ट होते हुए भी देखेंगे। अब मेरे मन में ये भी सवाल आ रहा था कि ये जो शहर है इनमें से कई शहर तो बहुत छोटे हैं, जैसे अयोध्या जी अपने आप में छोटा है, उज्जैन की बात करें वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, वाराणसी एक छोटा शहर है, तो क्या वहाँ इतनी जमीन या उस पर बना रियल एस्टेट इतना सारा अवेलेबल है कि अगर सब उसकी तरफ मुड़ेंगे तो वो सबको मिलेगा, या फिर बहुत नीश हो जाएगा ये? नहीं, वो उसकी जो है बाउंड्री बढ़ती चली जाएगी। ओके। जो हमारा डेफिनेशन अयोध्या जी का, यदि हम जब 2021 में गए थे तो आप सोचेंगे कि जो रामलला जी के मंदिर की जगह है उससे 10-11 किलोमीटर के आगे कोई जाना नहीं चाहता था। उसको लोग मानते थे कि अब आप बाहर निकल चुके हो। अब वो 10-11 किलोमीटर शायद 20 किलोमीटर हो गया है, और वो पूरे 20 किलोमीटर में सरकार ने अपनी योजना के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, और वो 20 किलोमीटर कुछ समय बाद 30 किलोमीटर हो जाएगा। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहा तो शहर की लिमिट्स थोड़ी बढ़ती चली जाएंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस है। मगर हर जगह की अपनी एक खासियत है। जैसे वृंदावन जो है, वृंदावन में नेचुरल कोर्स में लोग वहाँ पर आकर बसने के लिए आते हैं। 60-65 साल की उम्र के बाद में जो भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कृष्ण भगवान में जिनकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है वो वहाँ आकर रहना चाहते हैं। अयोध्या जी में आज लोग अलग कारण से आ रहे हैं, यहाँ पर लोग अलग कारण से आ रहे हैं, लेकिन इन सब जगहों पर आप धीरे धीरे एक इकोनॉमिक ग्रोथ नेचुरल एवरेज से बहुत ज़्यादा देखेंगे। राइट। एक सवाल मैं आपसे और पूछने लगे, हाँ, तो मैंने कल ही शायद कहीं किसी न्यूज़पेपर में या कहीं पढ़ा, बच्चन साहब आपकी अयोध्या वाली ज़मीन पे ज़्यादा फिदा हैं, शायद पहले भी और रिसेंटली में फिर कुछ उन्होंने एक नया ट्रांजैक्शन कर दिया है, तो क्या बच्चन साहब के लेवल का व्यक्ति खरीद पाएगा या हम में से कोई भी खरीद सकता है? नहीं, सब आप, मैं, विपिन जी सब वहाँ पर लेंगे। सबको बच्चन साहब की बहुत श्रद्धा है वहाँ पर, तो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से हैं और उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा अयोध्या जी में है, मगर वो बाकी, मेरा मानना है कि उनकी सोच भी ये है कि अयोध्या जी के अलावा शायद वो और जगह भी सांस्कृतिक ग्रोथ जहाँ जहाँ हो रही है उसके बारे में सोचेंगे, और वो भारतीय इन जनरल अब इसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि संस्कृति और आर्थिक ग्रोथ साथ में जब आता है तो उसका भारत जैसी पॉपुलेशन के सामने कोई मुकाबला नहीं है। हमारे पास में जो पॉपुलेशन है और जो उसकी अर्निंग पोटेंशियल है वो दुनिया में कहीं नहीं है। 65 करोड़ लोग, मतलब पंकज ज़्यादा जानेंगे, लेकिन शायद उत्तर जो पूरे अमेरिका है इसकी पॉपुलेशन से 1.5 या दुगनी पॉपुलेशन 45 दिन के समय में भारत के एक शहर में, प्रयागराज जो कि बहुत बड़ा शहर नहीं है, आई, सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और बिना इंसिडेंट के सब कुछ वापस चले गए। तो हम उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर पाए, उतनी हमारी सरकार में कैपेबिलिटी भी थी कि सब कुछ प्रोसेस कर पाए, और इतना हमारे लोगों में श्रद्धा भी थी कि 65 करोड़ लोग एक छोटी सी जगह पर आकर 45 दिन में सब कुछ देख के उसका पूरी तरह उसमें पार्टिसिपेट करके वापस जा सके। राइट। तो पंकज साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, अयोध्या तो जैसे हमने कहा कि एक पोस्टर बॉय जैसा हो गया कि वहाँ पर इतना कुछ हुआ और वो इतना बड़ा केंद्र राम मंदिर बना, तो वहाँ एक नेचुरली सब कुछ होना। लेकिन जो बाकी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक लंबी लिस्ट है, अमृतसर है स्वर्ण मंदिर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, बोधगया, उज्जैन, द्वारका, नासिक, शिरडी, तिरुपति, कांचीपुरम, और ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। भारत में कमी नहीं है ऐसे स्थानों की। लेकिन इन्हीं जगहों की अगर मैं बात करूं तो वाराणसी में अब काशी विश्वनाथ का जो पूरा सब कुछ चेंज हुआ, पूरा कॉरिडोर बन गया तो नक्शा ही बदल गया। उज्जैन में जिस तरीके से महाकाल लोक बन गया है, तो वो एक अपने आप में पूरा इंफ्रा और सब कुछ, वहां भी कुंभ मेला लगता है। तो अभी अयोध्या की तो एक बात हो गई, लेकिन ये जो पूरी बात अभी अभिनंदन बता रहे हैं, इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, इसी तरह का रियल एस्टेट, इसी तरह की प्रोग्रेस, ये हमको बाकी के शहरों में भी धीरे धीरे नजर आएगी। हो भी रही होगी, हो सकता है अभी हमारे पास उतना डेटा नहीं हो वहाँ का। और मेरे हिसाब से आज मेरे पास एग्जाम्पल आ गया है, क्योंकि अगर आपको सिटी की प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है और आपके पास उसके रिलेटेड का एक रीज़न है, वो धार्मिक रीज़न है, कल्चरल रीज़न है, तो आप उसको गैल्वनाइज करने की कोशिश करेंगे। और ये गवर्नमेंट का भी रहा, और साथ में मुझे लग रहा है कि जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी है, जो एविएशंस का और जो एयरपोर्ट बनने चालू हो गए, उसने एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी। हाईवे के ऊपर जो काम हुआ उसने एक्सेसिबिलिटीज़ बढ़ा दी। तो पहले जो वक्त ज़्यादा लगता था, पहुंचने के साधन इतने नहीं थे,
वो वहाँ पे होने चालू हो गए। तो अब साधन आ गए, तो जो रहने के साधन हैं वो बनने बाकी हैं। तो अगर आप वहाँ पहुँच जाइए और आपके पास अच्छा होटल और जो अभी भी डेफिशिएंट है, तो ये बनना चालू हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी हर एक धार्मिक सेंटर के अंदर, जहाँ जहाँ पे पोटेंशियल है। हाँ, तो अगर मैं जैसे अभिनंदन जी, अभी तो अयोध्या की बात हो गई और रेट्स हमने देखे कहाँ के कहाँ चले गए, लेकिन जो मैं अदर सिटीज़ के नाम ले रहा हूँ, हो सकता है कि अभी लोगों का ध्यान उस तरफ से नहीं हो, वहाँ पर आप जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी नहीं पहुँचे हों और बहुत ही रॉ हो सारा मामला, लेकिन फिर भी कोई सोचे कि मैं इन शहरों में जाके अब निवेश करूँ, यहाँ ज़मीन देखूँ या रियल एस्टेट देखूँ, तो उसकी वो सोच सही होगी, उसका फ़ायदा उसको मिलेगा। बिल्कुल विपिन जी, उसमें मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। अमृतसर में हमारा एक हमने निवेश किया हुआ है, तो अभी हम अनाउंसमेंट का करने वाले हैं। तो फ़िलहाल में जो हमारे मिलिट्री ने पाकिस्तान पे एक्शन किया था और हमारे देश को सिक्योर किया था, उस दौरान अमृतसर में काफ़ी दिन तक ब्लैकआउट वगैरह रहा था। तो हमारी जब अमृतसर की टीम थी, उनसे मैं बात कर रहा था, और ये दिखाता है कि भारत में भरोसा और श्रद्धा हमारे खून में किस तरह है। तो जब उनसे हम बात कर रहे तो पूछा था, भाई आपको कोई डर या भय तो नहीं है? अब मतलब क्योंकि हम तो यहाँ बैठ के न्यूज़ में देख रहे हैं जो हो रहा है। तो सबसे पहला जवाब ये था कि वाहे गुरु जी का शहर है, वाहे गुरु जी बचाएंगे। तो जब इतनी श्रद्धा है और उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, जैसे पंकज ने कहा होटल्स भी वहाँ पर आएंगे, बाकी चीज़ें भी वहाँ पर आएंगी, तो आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन इन सब शहरों में पिछले 3 से 4 साल में ज़मीन की कीमतें ऑलरेडी 2.5 गुना बढ़ चुकी हैं। वृंदावन में बढ़ चुकी हैं, शिरडी में बढ़ चुकी हैं, अमृतसर में बढ़ चुकी हैं, वाराणसी में बढ़ चुकी हैं। हम जो एक कहते हैं इंडिया अलग है भारत अलग है, ऐसी कभी कभी एक चर्चा चलती है, लेकिन जो इंडिया भारत है वो सब एक ही है। और इवेंचुअली इन सब शहरों में हम बस देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम शायद मुंबई में बैठे हुए हैं। ऑलरेडी आर्थिक ग्रोथ जो है चालू हो चुका है, और निवेश करने में जो लोग 2023-22 में जा चुके थे वो ऑलरेडी उसका आउटकम रिजल्ट भी देख रहे हैं, और जो अभी भी जाएंगे वो भी अगले 3-4 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ देखेंगे। राइट। पंकज साहब, तो देखिए ज़मीन तो एक चीज़ हो गई और ज़मीन थोड़ी हाई टिकट चीज़ भी होती है, लेकिन आपने कहा कि बहुत सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन, अब इतना सारा लोगों का जाना, तो 10 तरह की दुकानें, 10 तरह के होटल्स, इनफैक्ट आपकी रिपोर्ट में तो होटल के ऊपर भी काफ़ी फोकस है कि अभी अवेलेबिलिटी क्या है। तो किस तरह के रियल एस्टेट के बारे में आप इन शहरों में सोच सकते हैं? किस तरीके से? अपनी अपनी कैपेसिटी होगी सबकी। देखिए, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन को कैटर करती हुई जो रियल एस्टेट है वो आपको ज़्यादा दिखेगी। तो होटल दिखेंगे, मार्केट दिखेंगे, शॉपिंग शॉप्स दिखेंगी, डिपार्टमेंटल सेंटर्स दिखेंगे, मॉल्स दिखेंगे, इस तरीके के अट्रैक्शंस रहेंगे। साथ में आपके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्योंकि कल्चरल है, तो जैसे वैदिक सिटी कोई डिज़ाइन करेगा, ओल्ड एज होम डिज़ाइन करेगा, तो उस तरीके के हाउसिंग की नीड को भी कैटर करते हुए आएंगे। और जब आर्थिक संपन्नता किसी सिटी की बढ़ती है तो वहाँ की लिविंग पॉपुलेशन भी खरीदती है, तो उसको देखते हुए रेजिडेंशियल मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट आना आपको दिखाई देगा। और जो अभी कम है, क्योंकि कारण है कि उनके पास वो आर्थिक संपन्नता नहीं है, पॉपुलेशन साइज़ कम है, सिटी की पेरिफेरीज में कन्फाइन होने लायक है। जैसे जैसे ही इसमें सिटी के अंदर लैंड की डेंसिटी, लैंड पे डेंसिटी बढ़नी चालू हो जाएगी, लैंड की स्कैर्सिटी चालू हो जाएगी, पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ना चालू हो जाएगा, आपको हाउसिंग की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और साथ में जो होटल, शॉपिंग और इन सब रियल एस्टेट की भी डिमांड बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर अभिनंदन, ये बताएं आप मुझे कि कोई चूज कैसे करे? मतलब जैसा मैंने कहा कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें अलग अलग पैरामीटर्स बता दिए, तो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स होंगे या अलग अलग तरह के लोगों की कैपेसिटी होगी। हाउ टू चूज कि मैं किस में जाऊं? उसमें भी मेरे को लगता है हर परिवार का अपना एक रिस्क थ्रेशोल्ड रहता है, तो और एक कितना आर्थिक इन्वेस्टमेंट करना है उसकी अपनी सोच रहती है। तो जैसे पंकज ने कहा, बहुत अच्छे से उन्होंने उसको समराइज़ किया है कि इन सब शहरों में 25 लाख की दुकान से लेके 20 करोड़ के घर तक हर चीज़ में ग्रोथ आने वाली है। ओके। अब जो अर्ली ग्रोथ आएगी वो शायद 25 लाख से 1 करोड़ के सेगमेंट में आएगी, क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपेशन लोग पहले ज़्यादा देखेंगे। और जो थोड़ी बात की ग्रोथ आएगी वो थोड़े जो 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ के निवेश वाले सेगमेंट है उसमें आएगी।
लेकिन मुझे लगता है कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट टिकट 10 से 15 लाख रुपया भी है, तो भी इन सब जगहों पे रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के हिसाब से छोटा सा एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है और लेना ही चाहिए। राइट। तो पंकज साहब, कैसे मतलब आप जाके मान लीजिए कि मैं अभी कहूं कि अयोध्या तो एक अलग जगह हो गई, अब तो बहुत ही डिफरेंट है, किसी को अयोध्या में भी लेना तो वो भी बताएंगे कैसे वो कर सकता है। एंड सेकेंडली जो दूसरे सेंटर्स हैं, मान लीजिए कि वाराणसी की बात करें, उज्जैन की बात करें, द्वारका, जहाँ पर अभी लोग जाते ही हैं, मुझे लगता नहीं वो ज़्यादा कुछ ऐसा सोचते हैं कि यहाँ रियल एस्टेट वगैरह करूँ, वो कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब कैसे वो अपनी रीडिंग करेंगे? देखिए, मैं हमेशा निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो 4 फैक्टर होते हैं एक प्राइस के ग्रोथ के: डिस्टेंस, डेंसिटी, सराउंडिंग एंड प्रोडक्ट। तो अगर आप अपने अट्रैक्शंस के जितने पास में हैं, आपकी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जल्दी हो सकता है। दूसरा हो जाएगा कि जहाँ डेंसिटी ज़्यादा आने वाली है, अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और हाई एंड प्रोजेक्ट आ रहा है जो इन्फ्लुएंस करता है और वहाँ डेंसिटी आती है, तो आप बिल्डर देखिए, प्रोडक्ट देखिए, प्रोजेक्ट देखिए, प्रोबेबिलिटीज़ देखिए कि कितने लोग आने वाले हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फैक्टर को देखें और सराउंडिंग्स में सिनिक नेचर है और मतलब अगर नदी के किनारे हैं और आपके पास जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो उस प्रोडक्ट को इन्हांस करते हैं और उस लैंड को स्केयर करते हैं। जैसे अब मुंबई के अंदर क्या है, सी व्यू जो है वाई वेरी कॉस्टली है, क्योंकि एक तो व्यू है और आपके पास लैंड की स्कैर्सिटी है, इसके लिए उसके भाव ज़्यादा आते हैं। तो अगर ये 4 वेक्टर को देख लीजिए तो आप अट्रैक्शंस या फिर जो मेजर अट्रैक्शंस है उससे कितने पास में हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर ऐसा प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट जहाँ पे जो बड़ा है, जहाँ पे डेंसिटी बनने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे आपके निवेश करेंगे। तो क्योंकि प्राइस जो है वो वेट ऑन पीपल ऑन लैंड है, ओके। लैंड का भाव। तो जहाँ पे लैंड पे प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ वेट अगर आज नहीं है और बढ़ने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे उस पर एप्रिसिएशन ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अभिनंदन, अयोध्या तो अगेन एक चीज हो गई जिसकी धुरी पे हम पूरी बातचीत कर रहे हैं। जी। आपके भी मन में होगा, क्योंकि आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, दर्शक अभी जो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि ठीक है अयोध्या तो एक हुआ, बाकी में क्योंकि बहुत सारे लोग किसी दूसरे हिस्से में रह रहे हैं, वो चाहेंगे कि अपने घर के पास ले। इसके अलावा जो पूरा मैप हम दिखा रहे हैं, अगर प्रायोरिटी वाइज देखूं या आप देखते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है, वो कौन कौन से शहर हैं जिनके नाम आपके मन में आते हैं? वृंदावन, अमृतसर, वाराणसी, श्रीनाथ जी, तिरुपति, शिरडी और उज्जैन? उज्जैन। उज्जैन। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ, नासिक, नासिक का भी आपने नासिक नाम भी लिया। मतलब इन 7 के बाद 8वां नाम शायद नासिक होगा। हाँ हाँ। मगर ये 7 में शायद आज की डेट में मूवमेंट ज़्यादा है। और यही वो शहर हैं जहां पर अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, चाहे उनकी कनेक्टिविटी हो, चाहे उनके अंदर कोई दूसरा, या वहाँ के जो धार्मिक स्थल है उनका जीर्णोद्धार, उन्हें बेहतर बनाना, फैसिलिटीज़ के साथ क्रिएट करना। तो ये सारे हैं जो आपके और इनमें भी अगर मैं टॉप 3 पूछूं तो वृंदावन नंबर 1 रहेगा मेरी लिस्ट में अयोध्या जी के बाद में, सेकंड अमृतसर रहेगा और तीसरा उज्जैन। ठीक है। पंकज साहब, अब एक चीज और बताता आपकी, क्योंकि आप ही की रिपोर्ट में कंपैरिजन है, आपने मतलब इंटरनेशनल जो बड़े डेस्टिनेशन है, मैका हो गया, वेटिकन हो गया, इनसे कंपैरिजन किया है। वो आपका एक ऐसा एनालिटिकल कंपैरिजन है जहां पर कितने लोगों ने विजिट किया, कोई रियल स्टेट का डेटा कि वहां पर, क्योंकि ये स्टैब्लिश सेंटर्स हैं, अगर हम बात करें मैका की तो वो मुस्लिम लोगों का बड़ा धार्मिक स्थल है, वेटिकन है तो जहाँ क्रिश्चियंस की बहुत आस्था है, या और भी ऐसे जो कंपैरिजन में यहाँ पर थे, वहाँ कुछ रियल स्टेट का इम्पैक्ट है जिसका हम यहाँ आज एग्जाम्पल कोट कर पाए? देखिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी का वो रीज़न रहा है वहाँ मक्का पे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से वहाँ का रियल एस्टेट का, वहाँ पे होटल की डिमांड, वहाँ पे शॉपिंग की डिमांड और बाकी सारी डिमांड का जो रीजन है वो मक्का की अट्रैक्शन है और जो ड्रॉ करता है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को। और यही कारण है कि वहाँ के जो प्राइजेस होंगे वो हाईएस्ट होंगे। मैंने उतना कंपैरिजन करके देखा नहीं, तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि वहाँ के हिसाब से अयोध्या के कहाँ हैं। हाँ, लेकिन ये तो आपकी रिपोर्ट में दिख रहा है, चाहे जेरूशलम हो, ये हो, कि वहाँ जितना लोग आ रहे हैं उसके कई गुना तो एक क्वार्टर में ही अयोध्या में आ रहे हैं। बट एक और भी चीज़ है, हम लोग
कि अभी पर कैपिटा इनकम जो है उन कंपैरिजन पे थोड़ी कम है, तो स्पेंडिंग पावर अगर हम उनके बराबर ना रखें तब भी मेरे हिसाब से हमने बहुत बड़ा पोटेंशियल खोल दिया है। अगर आप 800, 900, 1 बिलियन 100 बिलियन के करीब का पोटेंशियल अयोध्या के अंदर ही होते हुए देख रहे हैं। अगर 1000 रुपये का एक्सपेंडिचर पर पर्सन भी अगर हम मान करके चलते हैं तो वो कन्वर्ट होता है करीब 3 या 4 करोड़ रुपीस पर एकड़ की लैंड के भाव में, अगर कैपिटलाइज करके देखें। और वो इटसेल्फ इज़ वेरी मैसिव, क्योंकि अगर 2019 के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 मिलियन भी पॉपुलेशन नहीं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन वहाँ पे जाती नहीं थी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस होता वो एवरेज प्राइस 5 से 10 लाख रुपए पर एकड़ होता, जो बढ़कर के 3 से 4 करोड़ रुपए के रेंज में इस पोटेंशियल के बेसिस पे बन करके आ रहा है। ये एक छोटा सा मैथ्स करके भी हम देखते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे मोर एफ्लुएंट पॉपुलेशन बेस आती चली जाएगी उतना ज़्यादा और इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर, तो आज अब 1000 रुपये को बढ़ा के अगर 10,000 रुपये कर देंगे तो लैंड के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा और बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड इज़ इंक्रीजिंग, और वो आपको वहाँ के भाव को बढ़ा। और यही कारण है कि वाई मुंबई जो है कॉस्टलीस्ट है, बिकॉज द रीज़न इज़ जो आपने 460 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हम 5 या 6% ऑफ इंडिया जीडीपी को प्रोड्यूस करते हैं, और यही कारण है कि यहाँ की लैंड के भाव जो है इतने ज़्यादा हैं। अभिनंदन जी, इसमें एक एस्पेक्ट और होगा। एक तो लोकल डेवलपमेंट, हमने देखा बहुत लंबी लिस्ट है अयोध्या जी की ही, क्योंकि हम सारी बातचीत उस शहर के इर्द गिर्द कर रहे हैं कि वहाँ पर इतना सब कुछ नए निर्माण, जैसे पंचकोशी परिक्रमा मार्ग हो रहा है, 14 कोशी परिक्रमा मार्ग, 84 कोशी, और उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये तो इंफ्रा आपने डेवलप कर दिया। एक बड़ा फैक्टर है कनेक्टिविटी का, क्योंकि अयोध्या जी में तो मंदिर बनना था तो वहाँ रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर की गई, नया स्टेशन बनाया गया, एयरपोर्ट भी बना दिया गया। लेकिन अभी ये जो लिस्ट में बाकी के शहर मैंने भी गिना है, अभी इनके पास कनेक्टिविटी के, एयर कनेक्टिविटी के साधन कंपैरेटिवली थोड़े कम है। रेल कनेक्टिविटी फिर भी होगी। क्या कनेक्टिविटी वो एक मेजर पार्ट है, और बड़े बड़े हाईवेज देश में बन ही रहे, वो तो एक चीज है। कनेक्टिविटी विल बी द सेकंड फैक्टर जो फिर वक्त के साथ इनके पोटेंशियल को कई गुना और बढ़ा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह हम लास्ट 5 साल से देख रहे हैं कि जो जिनको पहले छोटा शहर माना जाता था, वहाँ पर भी अब सब जगह एयर कनेक्टिविटी शुरू हो चुकी है। तो अब ये मेरे हिसाब से तो अगले 3 से 4 सालों में जितने आपने मेजर स्थल हैं सांस्कृतिक, इसके आजू बाजू में एयर कनेक्टिविटी का अनाउंसमेंट और एयरपोर्ट का आना, ये करीबन निश्चित है। और आपका जो पिछला सवाल था, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पंकज जी ने अपनी रिपोर्ट में जो कवर किया था मक्का के बारे में, जेरूसलम के बारे में, वेटिकन के बारे में, और आपने उससे सवाल पूछा था भाई इसका एक्स्ट्रापोलेशन कैसा किया जाए ऑन दी एग्जिस्टिंग भारतीय सेंटर। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल भारत में ही है। यदि तिरुपति को देखा जाए तो 25 साल पहले जो इन लोगों ने तिरुपति के आसपास ज़मीन लेकर अच्छे गेस्ट हाउसेस बना लिए, जो वो लोगों को देते हैं ऑब्लाइज का मतलब मदद के हिसाब से, आज उनकी ज़मीन की वैल्यू तो मेरे को लगता है मोर देन 30-40x बढ़ चुकी है। उससे भी ज़्यादा ये है कि अब वो गेस्ट हाउस वापस कभी वो ज़मीन मिल ही नहीं सकती है। अब यदि किसी को तिरुपति के आसपास कोई गेस्ट हाउस बनाना है तो उसको काफ़ी दूर जाकर ही अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो ये शायद सब शहरों में होने वाला है। जो तिरुपति में हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे मंदिर के अंदर लोगों की श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद में ज़मीन के रेट, इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्पीड और ज़मीन की अवेलेबिलिटी, तीनों सब एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। राइट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पर भी देखिए, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि ये सारे धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल हमेशा से थे देश के अंदर, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ आई। लेकिन अभी इनके साथ जो फैक्टर जुड़ गए, चाहे अवेयरनेस हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वहाँ लोकल डेवलपमेंट हो, या फिर वो चीज़ों को जो शायद कहीं शेल में रखी हुई थी उनको फिर से सजा के, संवार के, उनका जीर्णोद्धार करके सामने लेके आना है। मेरे मन में बस एक कंट्रा क्वेश्चन है, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? क्या इसमें कभी कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? मेरे हिसाब से हम जब चीज़ सीख लेते हैं और लर्न कर लेते हैं, उसे अनलर्न करने में हमें बहुत वक्त लगता है। और आज हमने कल्चरल अवेकनिंग की है, हम आज उसे सीख रहे हैं,
और ये हमने बहुत जल्दी सीखा, क्योंकि कारण है हमारे पास हिस्ट्री थी, हम थोड़े इग्नोरेंट थे, हमें पढ़ाया नहीं जाता था, हम उसके बारे में अवेयर नहीं थे। अब जब हमें अवेयरनेस आ गई है, हम अपने कल्चर को जानने लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी उसको फिर से भूल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक शॉर्ट टर्म गेम है, ये अब रहेगा। और 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 मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे भी बात करता हूँ कि अगर आप पहले देखिए तो लेफ़्ट और राइट होता था, अभी मुझे लेफ़्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि लेफ़्ट भी राइट की बात कर रहा है, क्योंकि आज वो भी मंदिर की बात करता है, आज वो भी कल्चरल अवेकनिंग की बात करता है। तो अगर हम इस आयाम में चीज़ों को देख रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया, तो ये सामने सीधा दर्शाता है कि डेमोग्राफिक अवेकनिंग के साथ साथ पॉलिटिकल एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो जो सीधे सीधे चीज़ बता रहा है कि जो हमने अभी सीखा है और जो अभी रियलाइज़ किया है, इसको हम जल्दी भूलने वाले इनफैक्ट नहीं हैं। आप ही की रिपोर्ट में एक पॉइंट है और बड़ा कंट्रास्टिंग और अच्छा पॉइंट है, वो ये कि आपने जो ये इंटरनेशनल सारे, चाहे जेरूशलम की बात हो, चाहे मैक्का की बात हो, चाहे वो वेटिकन की बात हो, कि वहाँ एक धर्म विशेष के लोग जाते हैं। बट द गुड थिंग अबाउट इंडिया इज दैट कि यहाँ के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो हिंदू तीर्थ स्थल हों या इवन अजमेर जैसी, आपके उस मैप में अजमेर का भी नाम है, या फिर आप बुद्ध गया की बात कर लें क्योंकि एक अलग कम्युनिटी है, या फिर हम बात कर रहे हैं सिख धर्म का जो सबसे बड़ा स्थल स्वर्ण मंदिर, तो हर तरह की पॉपुलेशन हर जगह जा रही है। ये हमेशा से रहा है। हम हाँ, अजमेर शरीफ जाते थे, हम हाजी अली की दरगाह जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम जगह पे नहीं गया हूँ। और मेरे हिसाब से ये छोटी सोच है। और हमारी जो सनातनी धर्म है वो तो अवेकनिंग है और सारे धर्मों को मानने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक रीज़न रहा है। और मैं तो देख रहा हूँ कि हर एक रिलीजन्स के लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं। मेरे एक फ्रेंड हुआ करते थे, वो पारसी हुआ करते थे, तो वो मंदिर भी जाते थे, चर्च भी जाते थे, मस्जिद भी जाते थे। और मेरे हिसाब से ये फेथ है। और वो फेथ पे आपका जहाँ पे जिस चीज़ का विश्वास है, आप उधर बढ़ते रहेंगे, तो ये चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। राइट। इसमें अभिनंदन, आपका टेक? मैं पंकज से एकदम समर्थन करता हूँ। ये स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है हमारी सोच में कि हम वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स, हमको हमारी जड़ों तक वापस जाना है। और जब जड़ों को वापस जाने का सोच युवा पीढ़ी में आ जाता है, तो अगले 40 साल 50 साल तक ये पीढ़ी खुद भी ये करेगी और अगली पीढ़ी को भी यही सिखा के जाएगी। और जिस तरह हमारा भारत का एक समीकरण बन चुका है, उसमें यह है कि ये जो आपने कहा बड़ी अच्छी बात की, हर धर्म के लोग संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ ये धार्मिक पर्यटन नहीं है, ये सांस्कृतिक पर्यटन है। सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक पर्यटन में सभी धर्म के लोग जुड़ते चले जाते हैं। और उसकी वजह से जब लोग देखते हैं कि भाई देश में शांति भी आ रही है और आर्थिक ग्रोथ भी हो रही है, तो वो एक परमानेंट जिंदगी जीने का तरीका बन जाता है। जैसे लोग सुबह, बहुत सारे लोग हैं जो रोज सुबह उठ के मंदिर जाते हैं या रोज सुबह उठ के अपने धर्म स्थान पर जाते हैं, वैसे ही अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साल में उनका मानना है कि 2 बार हमको सांस्कृतिक जगहों पर जाना ही जाना है। इस साल कहीं और गए, अगले साल कहीं और गए, और ये चीज़ चलता रहेगा और अगली पीढ़ी भी इसी को सीखेगी। राइट। तो कल्चरल और स्पिरिचुअल और रिलीजियस, हर तरह का टूरिज्म, मतलब उसमें तीनों टर्म्स मिक्स हो गए। एक और मन में सवाल था, वो इस बार का कुंभ। हालांकि कुंभ हमेशा से एक बड़ा मेला रहा है आस्था का, पहले भी उसमें करोड़ों लोग आते रहे, लेकिन वो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होके हमको इस बार दिखा, जिस तरीके से उसमें बिजनेस का ऑर्गेनाइज इन्वॉल्वमेंट, बिजनेस तो पहले भी कुंभ में इन्वॉल्व रहता था, वो फिगर्स उतने साफ आते नहीं थे या थोड़े रॉ रहते थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से किया गया, अभिनंदन जी सवाल आपसे, आने वाले, अब तो क्योंकि 4 स्थान है जहां कुंभ लगते हैं 4-4 साल के अंतराल पे, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा बिजनेस चर्नर, रियल एस्टेट चर्नर, आगे जितने भी कुंभ आएंगे वो देखने को वैसे ही मिलेगी। बिल्कुल। अब ये इस बार जो हुआ है वो एक बेंचमार्क बन चुका है। और मेरा मानना है इसके पहले, मतलब एक इंसान की सोच खुल जाती है, तो हमारे देश की सोच अब ये खुल गई है कि 60-65 करोड़ लोग एक जगह पर आ सकते हैं। और 2027 में जो नासिक में कुंभ होने वाला है, उसकी चर्चा ऑलरेडी आज शुरू हो चुकी है। उसका रिफ्लेक्शन वहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस में ऑलरेडी वहाँ दिखना शुरू हो गया है। और वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी अब 2027 की तैयारी के बारे में आज से सोचने लग गई है। तो मेरा मानना है कि अब हमारे अब हमको फ्रीडम मिल चुका है। अब हम वापस इस पार नहीं आएंगे, अब आगे इस पार ही बढ़ते जाएंगे। तो पंकज जी, क्या ये कहें कि रियल एस्टेट का एक नया आयाम खुल गया? बिल्कुल। और हमने ढूंढ निकाला है एक नया ड्राइवर, जो केवल आईटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पे ड्रिवन नहीं है, वो हमारी पॉपुलेशन और फ्लोटिंग पॉपुलेशन ड्रिवन भी है।
तो हम हर एक सिटी की प्रॉस्पेरिटी और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम बहुत कायदे से देखें तो हम जैसे सिटी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ सिटी की के रहने वाले लोगों की संपन्नता आती है, उनकी वेल्थ बढ़ती है और उसके थ्रू हम एक इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। और नहीं तो कारण क्या होता है, तो जो रिच होते हैं वही रिच होते रहते हैं। नाउ थ्रू दिस वी आर ट्राइंग टू डू अ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल सामने उठ के आया है और मुझे लगता है कि ये बेंचमार्क हर एक सिटी इमुलेट करेगा। क्या बात है। और देखिए बातचीत इतनी इंटरेस्टिंग थी कि पता नहीं लगा और हमने 1 घंटे तक बातचीत कर ली, लेकिन अब हर बातचीत का क्योंकि कहीं विराम लगता है तो वक्त आ गया है। एंड आई थिंक मैं दर्शकों से यहाँ रूबरू करूं कि देखिए द रियल एसेट शो के अंदर कोशिश यही होती है कि रेगुलर रियल एस्टेट से हटके आपको रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, कौन से नए क्षितिज बन रहे हैं, कौन से नए डायमेंशंस उभर रहे हैं और जो रियल एस्टेट को देखने का एक पर्सपेक्टिव, एक थॉट है, अगर हम कहें कि प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना, वो सब कुछ बदल चुका है। तो ये नए भारत है, उसमें नई चीज़ें हैं, रियल एस्टेट की भी नज़रिया जो है वो नया हो चुका है। इसीलिए आज हमने बात की और देखिए आई थिंक पूरी बातचीत में आपको कितने इनसाइट्स मिले होंगे डेफिनेटली कि अब कहाँ पर रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है, किस तरीके से ग्रो कर रहा है, आस्था के साथ ग्रो कर रहा है और कितने बड़े रिटर्न्स जनरेट करने की कैपेसिटी रख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये बातचीत आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इनफैक्ट चूंकि एक हाइब्रिड शो हमारा जो टीवी पे भी और आपको सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलता है, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और कुछ आप क्या जानना, पूछना या समझना चाहते हैं। एक बार फिर से पंकज जी को और अभिनंदन जी को दोबारा कष्ट दे देंगे, दोबारा बुला लेंगे, लेकिन फिलहाल आज आप दोनों से बातचीत करके बहुत मज़ा आया और ये टोटली एक नया पर्सपेक्टिव था जिस पे बातचीत पहले तो कभी हुई नहीं थी लेकिन आज हुई। तो ये चीज़ अच्छी भी लगी एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत आनंद आया होगा इस चर्चा के साथ। तो अभिनंदन जी, पंकज जी, आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।